दीप, कार ट्रेड में हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं। दोनों ही तरह के इस स्टॉक को लेकर, इस आईपीओ को लेकर आप देख सकते हैं। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि नए ज़माने के बिजनेस और नए ज़माने के बिजनेस बाजार को पसंद आ रहे हैं। चाहे वो अभी हाल ही का जोमेटो हो, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं, न्यू एज कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, तो उस हिसाब से इन कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर्स को इस तरह की कंपनियों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि कोई कंपनियां बिना एसेट्स के मतलब बिना किसी सॉलिड क्या कहना चाहिए इसे, सिर्फ ई कॉमर्स वाली कंपनियां इतने वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर सकती है। और इसमें क्या है कि एक कॉल आपको ये इस फ्यूचर पर लेना होता है कि वाकई में ये कंपनियां क्या इतनी बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा वैल्यूएशन ला सकती है। क्योंकि अगर आप अभी के वैल्यूएशंस देखेंगे, अभी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा किस बात का पैसा भाई। लेकिन वही है कि एक अलग तरह के इन्वेस्टर्स की जमात है जो इस तरह के आईपीओ को पसंद करती है। अच्छा क्या है पहले वो समझ लीजिए। न्यू एज बिजनेस है, और न्यू एज बिजनेस में आमतौर पर कैश बर्न करने वाली कंपनियां होती है, पैसा उड़ाने वाली कंपनियां होती है, लॉस करने वाली कंपनियां होती है। इस कंपनी के साथ अच्छी बात है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वो प्रॉफिट बनना अभी भी शुरू हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि आईपीओ आने के पहले प्रॉफिट बनना शुरू हुआ। लेकिन अब आईपीओ में 3 साल के ही आपके अगर डेटा होते हैं तो आप उतना ही बताएंगे। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुनाफा बनाने वाली कंपनी है, इस स्पेस में ये अकेली कंपनी है जो मुनाफा बनाने वाली कंपनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। ईज माई ट्रिप का आईपीओ आया था दीप, तब भी यही था। पूरी ऑनलाइन टिकटिंग और ई कॉमर्स वाली कंपनी में एकमात्र कंपनी ईज माई ट्रिप थी जिसने जो प्रॉफिट बनाती थी। तब भी बड़ा लोगों को डाउट था कि वाकई में क्या इस तरह की कंपनी आगे चल पाएगी। आज देखिए ₹550 का दाम है। सो आई थिंक ये एक अलग तरह के आईपीओ जिन्हें पसंद करने वाले कुछ अलग तरह के लोग हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अच्छा है। दूसरी बात है कैश रिच है, 600-650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश इक्विवेलेंट है, तो ऐसा नहीं कि डेट है, इनके पास पैसा भी है। अब नेगेटिव एक ये है कि एक तो ये कि ऑफर फॉर सेल है, सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच कर जा रहे हैं। तो कई बार आपको ये भी लग सकता है कि अरे जो जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो टॉप मैनेजमेंट में है, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, वो बेच रहे हैं, हम उनको रास्ता क्यों दे निकलने का। ये आपकी मर्जी है, ये एक कॉल है जो आपको लेना है। लेकिन आजकल कई सारे आईपीओ आ रहे हैं, और कई ज़्यादातर आईपीओ में फ्रेश इश्यू के बजाय स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा है, तेजी है, पैसा मिल रहा है आसानी से, चलो लिस्ट करो निकलो। और होता ही है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे लोग इसीलिए पैसा लगाते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें एग्जिट करना है। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई एग्जिट करना चाहते हैं, कंपनी को कोई पैसा नहीं जा रहा, न उनको ज़रूरत है। दूसरी बात है कंपटीशन बहुत है, ये अकेले नहीं है कार ट्रेड, इस स्पेस में कई सारी कंपनियां, और सबसे बड़ी बात एंट्री बैरियर है नहीं। तो उस लिहाज से कंपटीशन कभी भी बन सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। वो सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्क है मेरे हिसाब से कि कंपटीशन अगर बढ़ा तो क्या होगा। वैल्यूएशंस मतलब सस्ते नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, डेट फ्री कंपनी होना अपने आप में अच्छा है, लेकिन जिन लेवल्स के आसपास वैल्यूएशंस आ रहा है, जो पुरानी अर्निंग हम देख रहे हैं, उस हिसाब से तो भाई साहब कभी लगाया ही ना जाए। बोले कि 200 के पी मल्टीपल पर आप स्टॉक कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, फ्यूचर अर्निंग्स को देखते हुए, इन सब को देखते हुए हो सकता है थोड़ा आपके लिए आगे चलते हुए मौका बन सकता है। तो मेरा ये समझना है, जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, अब रिस्क लेने से मतलब ये, रिस्क लेने की बात मैंने जोमेटो में भी कही थी, ईज माई ट्रिप में भी कही थी, वहाँ पैसा बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं बन सकता है। आपको बिजनेस मॉडल को लेकर रिस्क पता होनी चाहिए। रिस्क प्राइसिंग की ही नहीं होती है, रिस्क बिजनेस मॉडल की होती है। और जब आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ एक भाव से कोई शेयर खरीद लेना, या कई बार लोग मुझे लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं कि आपने तो जोमेटो में बोला था हाई रिस्क इन्वेस्टर ही पैसा लगाएं। तो सही है, हाई रिस्क का मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे ही लिस्ट होना चाहिए। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स का मतलब ये कि आपको उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क समझने की जरूरत है। पैसा बनना एक बात है और बिजनेस के रिस्क को समझना दूसरी बात है। तो यहाँ पर बिजनेस के रिस्क को समझते हुए आप पैसा लगाएं। रिस्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस से नहीं है, प्लीज ये थोड़ा सा अच्छे से समझें इसका क्या मतलब होता है। ये बिजनेस मॉडल रिस्की है, ये पैसा बना कर देंगे तो बहुत बड़ा दे देंगे, नहीं बना कर देंगे तो कभी आपको रिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं। बस उतना ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। जी दी। कार ट्रेड टेक, ये है कंपनी का नाम, और हर एक तरह की गाड़ियों के लिए मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म और वैल्यू एडेड सर्विसेज देने का काम करती है ये कंपनी। और इनकी ढेर सारी ब्रांड्स है जो आपने सुनी होगी, कार वाले, कार ट्रेड, श्री राम ऑटोमॉल, बाइक वाले, ये सारे ब्रांड्स हैं
जिनमें कंपनी कारोबार करती है। ऑनलाइन सर्च पॉपुलरिटी के मामले में कार वाले और बाइक वाले ये दोनों जो ब्रांड है ये नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कंपनी के बारे में, वो ये कि जो डिस्क्लोजर्स दिए उसके मुताबिक जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं और भी ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं जो गाड़ियाँ खरीदने बेचने और ये इस तरह की जो सर्विसेज देने का काम करती है, उनमें से ये इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, मुनाफा बना रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूँ। 1585 से लेकर 1618 रुपये ये है प्राइस बैंड, तो आप ऊपरी बैंड ध्यान में रख लीजिए 1618 रुपये। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं 9 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 3000 करोड़ रुपए के आसपास की इशू साइज है, ठीक है ना। और इशू के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप होगा वो 7400 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। आइए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक तो है विनय सांगी साहब और दूसरी जुड़ रही है अनीशा मेनन जी। तो पहले विनय सांगी साहब का मैं आपको परिचय दे दूं। सांगी साहब कार ट्रेड के चेयरमैन भी हैं, एमडी भी हैं और सीईओ भी है। तीनों डेजिग्नेशन आपके पास है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम किया है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स और प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल्स के साथ आपने लंबा काम किया हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। तो पहले शुरुआत में आपके साथ ही करता हूँ सांगी साहब। एक चीज़ में समझना चाहता हूँ, सब तो आपने काम किया है, कंपनी आपने बनाई है, राइट। इस लेवल तक आप लेकर आए, आप चेयरमैन भी हैं, एमडी भी हैं, सीईओ भी, फिर आप प्रमोटर क्यों नहीं है? मैं प्रमोटर मिसिंग है इस कंपनी में ये देख रहा हूं, तो आपने अपने आप को प्रमोटर कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? ये मेरी एक जानने की इच्छा है, बताएं सर। जरूर। पहले तो थैंक यू शो में बुलाने के लिए। ये कंपनी जो हमने क्रिएट की है 10-11 साल से, ये एक एंटरप्रेन्योरल काइंड ऑफ कंपनी है। मतलब है कि हम जो सब मैनेजमेंट है, टीम है, एम्प्लॉयज है, सब ओनर्स हैं इस कंपनी के। और मैंने खाली फाउंड किया कंपनी को, मैं फाउंडर हूँ। 2010 में चालू किया कंपनी, पर यू नो हमारे जो कल्चर है एक एंटरप्रेन्योरल कल्चर बना रहे हैं और उसमें हमारे सब एम्प्लॉयज ओनर्स हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है और एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जहां हम सब मिलजुल के काम करते हैं। ये एक नया कल्चर है जो सब यंग कंपनीज या इंटरनेट कंपनीज क्रिएट करते हैं। और हमारी कंपनी में एक शेयर होल्डर्स हैं, एक बोर्ड है और फिर हम सब लोग एम्प्लॉयज हैं जो चलाते हैं कंपनी को। तो हम उसको इनको एंटरप्रेन्योरल ड्रिवन या फाउंडर ड्रिवन या हम प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बोलते हैं। वंडरफुल, सच ए नोबल थॉट कि हम प्रोमोटर नहीं है, हम भी सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। आइए एक चीज़ और बताइए। अच्छा, आपसे पूछूं उससे पहले एक बार अनीशा जी का भी इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें। कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ हैं और सीए हैं आप। एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी से आपने सीए किया है। फाइनेंस स्पेस में आपका 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अनीशा जी, मैं डेटा देख रहा था आरएचपी में 3 साल से 19, 20 और 21 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। आपके रेवेन्यू एकदम स्टेबल है 250 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन अचानक से इस साल मार्च 21 में प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ गया, गजब का बढ़ा है। मतलब 26 करोड़ वाला प्रॉफिट 4 गुना हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसा इस साल में क्या खास हुआ है, ये बताइए कि एकदम से प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, जरूर। और जैसे आपने रेवेन्यू की भी बात की, वो फ्लैट रही है डिस्पाइट कोविड। तो बहुत सारी कंपनियों में आपने ये इम्पैक्ट देखा रहेगा। हमें कोविड ने उतना परेशान नहीं किया जितना लॉकडाउन ने किया है। कोविड जैसे हर डिजिटल कंपनी के लिए पॉजिटिव ही रहा है, हमारे लिए भी कोविड किसी के लिए पॉजिटिव नहीं है, बट कोविड ने हमारा नुकसान नहीं किया है, पर जरूर लॉकडाउन ने जरूर किया है। पर हमारी जो कंपनी है, जैसे जिस तरीके से बिल्ड हुई है, कोई भी रेवेन्यू हम जो ऐड करते हैं, मतलब जहां जितना भी रेवेन्यू हम कमाते हैं वो सीधा आके हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाता है। क्योंकि जैसी कंपनी बनी है इतने सालों में, खर्चे जो हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट खर्चे हैं, एक है मार्केटिंग और मतलब पगार होती है। ये दोनों खर्चे ऐसे हैं, जैसे जैसे कंपनी बड़ी है, जैसे मार्केटिंग का खर्चा एक्चुअली हमारा कम होते गया है, क्योंकि लोगों ने हमें पसंद किया है, हमें मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जो आप ये 32 मिलियन, ये 3 करोड़ का जो आप विजिट्स देखते हैं, या जो हमारे आरएचपी में भी लिखा है 3 करोड़ लोग आते हैं ये साइट पे हर महीना, और ये पेज व्यूज या सेशंस नहीं है, ये एक्चुअल लोग हैं। इसमें से 88% ऑर्गेनिक है, जिसका मतलब है हमें उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और ये जो इतना अच्छा हमारा मैट्रिक्स है, ये इसीलिए क्योंकि इतने सालों में हमने फोकस किया है प्रोडक्ट में कि हम अपना साइट कितना अच्छा बना सके और कैसे हम इन लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सके।
तो वो ही हमारा सीक्रेट सॉस है, जैसे लोग कहते हैं कि रेवेन्यू बढ़ता रहता है और जो भी बढ़ता है वो सब हमारे प्रॉफिट्स में आके जुड़ जाता है या मुनाफे में आके जुड़ जाता है। अच्छा, सांगी साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जो आमतौर पर चर्चा हो रही है आजकल, कई सारी कंपनियां हैं जहां पर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा आ रहे हैं बजाय पब्लिक इशू के। जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है, 600 करोड़ से ज़्यादा के आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट और कैश है, तो शायद जरूरत ना हो, और आप कंपनी पर इतना बुलिश भी हैं, तो फिर क्या वजह है कि ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं और आप ही अपनी स्टेक कम कर रहे हैं, बाकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेक कम कर रहे हैं? ये समझाएं जरा हमारे दर्शकों को। जरूर। एक बात तो सही है कि हमारी कंपनी एक 100% OFS कर रही है। हम प्राइमरी राउंड नहीं कर रहे हैं, कंपनी रेज नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं। जो पैसे जो पड़े हैं, एक तो वो एक्सपेंशन या एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी हैं। दूसरा, हम रोज प्रॉफिट बनाते हैं, हर महीने प्रॉफिट बनाते हैं, हर साल प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो भी आके हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में जुड़ जाती है। तो हमने सोचा कि 100% OFS ही करना है। OFS जो कर रहे हैं वो प्राइमरीली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारे जो हैं वो सेल कर रहे हैं AOFS में। तो इट्स 35% OFS है, फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे, और प्राइमरी जो OFS में शेयर्स डाल रहे हैं वो है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कंपनी में आगे जाके रहेंगे, पर थोड़ी जो बोलते हैं लिक्विडिटी इवेंट है और लिक्विडिटी ले रहे हैं वो लोग। बात है, तो चलिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो निकलना चाहते हैं उन्हें भी एक मौका देना जरूरी है, इसलिए IPO लेकर आ रहे हैं। अनीशा जी, जो आपने कहा कि भाई ये साल बहुत अच्छा रहा, ठीक है, प्लस आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले में देखूं तो मतलब आप इकलौती कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, नहीं तो इस स्पेस में कोई और बना नहीं रहा। तो ऐसा आपकी कंपनी क्या अलग से, क्या हटकर कर रही है, क्या स्पेशल कर रही है कि आप ही पैसा बना रहे, दूसरा कोई नहीं बना रहा? ये एक विजन रहा है जी। एक्चुअली आप अगर विनय की बातें सुनेंगे जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, ये 10 साल का इनका विजन रहा है, जो इसको कहते हैं इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि तुम बस गाड़ी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझो कि जिसको हम C2B कहते हैं, मतलब कोई अपना गाड़ी बेचना चाहता है, कोई कंपनी नई गाड़ियों पे फोकस कर रही है, कोई कंपनी शायद ऑक्शन पे फोकस कर रही है। ये जो कंपनी है वो सालों से एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, जो है इकोसिस्टम, जिसे कहते हैं मतलब हर जो पॉइंट रहता है, कोई भी बायर या सेलर का जो जर्नी रहता है, गाड़ी खरीदने से लेके बेचने तक, उसका फाइनेंस हो, उसका इंश्योरेंस हो, ऑक्शन हो, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हर गाड़ी के बेचने और खरीदने में। हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आप हमारा बिजनेस देखेंगे, जैसे वो RHP पे भी एक्सप्लेन किया है, हम हर बिजनेस, हम लोग न्यू कार्स में भी है, हम यूज कार्स में भी है, हम ऑक्शंस में भी है, हमने एक फाइनेंस मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया है। तो ये है, ये शायद से एक बेनिफिट है जो हर कंपनी का होता है। जब आप बहुत सारी चीजें करते हैं, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, सिनर्जी मिलता है, मतलब एक बिजनेस का जो बेनिफिट है वो दूसरा बिजनेस भी ले पाता है, जो हमारे हिसाब से वो हमारा सक्सेस है। और हमारा दूसरा पॉइंट जो शायद विनय ने इससे पहले कहा था, हमारा कंपनी मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करता है। जो कंपनी हमने एक्वायर भी की है, हर वो कंपनी उनके फाउंडर से ही, आज के दिन पे भी उनके फाउंडर्स ही चला रहे हैं उसे। भले ही हमने ये कंपनी एक्वायर किया है, हमने हर फाउंडर को उनका फ्रीडम दिया है, और हर बिजनेस एक स्टैंड अलोन बिजनेस, या फिर जैसा चलता है कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस, वैसे हमने चलने दिया है। ओके, सांगी साहब, दो चीजें पूछनी है। एक तो ये कि मतलब अभी तक जो है ना, हमारी कॉमन थॉट प्रोसेस क्या है, cartrade.com, मतलब जिस किसी को भी गाड़ी बेचनी है वहां जाओ, रजिस्टर करो, आपकी गाड़ी के लिए कस्टमर्स आ जाएंगे। जिस किसी को भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है वो यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट? तो एक ये बिजनेस मॉडल बेसिक हमारे समझ में है। वाकई में यही बिजनेस मॉडल है? इससे कितना रेवेन्यू आता है? इसके अलावा और क्या कर रही है कंपनी, थोड़ा सा वो बताएं। और दूसरा ये, एक और चीज जो दिमाग में आती है कि भाई ये बिजनेस मॉडल है, तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां जो ये सब काम कर रही है, और कुछ और नई भी आ गई, तो वो डिस्ट्रप्शन वाला जो डर है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, इसमें Cartrade कहां पर है? और दूसरा ये बिजनेस मॉडल, दोनों चीजों को बताएं सर। जरूर। हमारे पास 30 मिलियन कस्टमर्स या 3 करोड़ लोग हर महीना उस वेबसाइट पे आते हैं, कार वाले पे, Cartrade पे, बाइक वाले पे, गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए। तो जब आप आते हो तो आप रिसर्च करते हो कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स हैं, बाकी यूजर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, क्या प्राइस देनी चाहिए, क्या ऑफर चल रहा है गाड़ी पे, किस डीलर के पास जाना चाहिए, ये सब सर्च करते हो हमारे वेबसाइट पे। फिर लोन का अप्रूवल लेते हो, गाड़ी खरीदते हो।
हम कंप्लीटली जो गाड़ी खरीदने वाला है उसका उनको कंप्लीट काम या रिसर्च कराने देते हैं, और फिर ये जर्नी जो खरीदने की जर्नी है उसमें कंप्लीट असिस्टेंस देते हैं। और इसके लिए 3 करोड़ लोग आते हैं। ये एक साइड हमारे बिजनेस का है। दूसरे साइड हमारे बिजनेस कहाँ है, जहां आप गाड़ी बेचना चाहते हो तो आप आके गाड़ी लिस्ट कर सकते हो। हम ऑक्शन करते हैं गाड़ी को, और जहां भी इस इंडिया में जहां भी हाईएस्ट प्राइस मिले गाड़ी ये पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, वो हम प्राइस आपको देते हैं। तो आपको प्राइस का बेनिफिट मिल जाता है जब गाड़ी बेचने आते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम 8 लाख हर साल 8 लाख गाड़ी ऑक्शन करते हैं। जो 8 लाख गाड़ियां हैं वो विनय जी, फिर उसमें एक सवाल और है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में तो फिर जो खरीदने वाला उसको तो महंगी मिल रही है ना? नहीं, जो खरीद रहा है हमारे C2B प्लेटफॉर्म वो एक डीलर है। और आप बॉम्बे में बेच रहे हो, कोई कोने में बेच रहे हो, या दिल्ली में कोने में बेच रहे हो, आपको पूरी, अगर आप खुद जाके गाड़ी बेचोगे तो आपको 1 आदमी मिलेगा, 2 आदमी मिलेंगे। जब आप ऑक्शन करते हो तो 100 लोग बॉम्बे डीलर्स बिड करते हैं उसके लिए। तो आप अश्योर्ड हो कि आपको सबसे, या प्राइस डिस्कवरी जो बोलते हैं, सबसे बेहतरीन प्राइस मिलेगी गाड़ी के लिए। तो हमारी C2B B2B प्लेटफॉर्म 8 लाख गाड़ियां ऑक्शन करती है। हमारी B2C प्लेटफॉर्म जहां आप गाड़ी खरीदते हो वहां 30 लाख लोग रोज आते हैं और गाड़ियां बेचते हैं, डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के जो है। अच्छा सर, जो आप डिस्ट्रप्शन की बात करें, हम हमारी कंपनी में सोचते हैं कि हम अपने आप को खुद डिस्टर्ब करना चाहते हैं रोज। तो हमारे जो सर्विस और प्रोडक्ट्स हैं वो रोज इवॉल्व होते रहते हैं। हमारे जो स्पार्कफुल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टीम्स हैं वो रोज कोशिश करते हैं कि हम खुद को डिस्टर्ब कर लें। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ब्रांड एफिनिटी, जैसे अनीशा ने बोला, 88% जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो है एक स्ट्रेंथ। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो हम क्रिएट करते हैं, जो सब स्टेक होल्डर्स या इकोसिस्टम में डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स को सब लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, इंटररिलेट करते हैं। पर हमारी कोशिश रोज होती है कि हम खुद को डिस्टर्ब करें। जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप गाड़ी बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कल ये प्रोसेस में, हम बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रोज आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारी जो कोशिश होती है टेक कंपनीज में कि अगले 10 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए हम खुद अपने आप को डिस्टर्ब करते जाएं रोज के रोज। जबरदस्त थॉट प्रोसेस है। अच्छा अनीशा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विनय जी के लिए, तीनों को हमें एक साथ स्क्रीन पर ले गए। थोड़ा सा पर्सनल वाला सवाल है कि विनय जी आज इतने सीरियस दिख रहे हैं, IPO आया उसका स्ट्रेस है, या ऑफिस में भी कम मुस्कुराते हैं ऐसा, मतलब कैसे रहते हैं ये ऑफिस में? नहीं, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही है, बहुत ही दिलदार है और ज्यादातर खुश ही रहते हैं। आज जरूर थोड़ा एंग्जाइटी है, हम वो शायद से मास्क नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रही हूँ, मुझे भी इक्वल अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी है। ये शायद से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम दोनों के लिए और पूरे कंपनी के लिए। आई एम श्योर आज ये वीडियो हमारे ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय की शक्ल पे आप देखेंगे तो आप यही वाला एक्सप्रेशन देख पाएंगे। नहीं बिल्कुल, आप रिलैक्स रहे। जी हम बोलते हैं जैसे हिंदी पिक्चर रिलीज होती है ना हर थर्सडे को, वैसे कोई पिक्चर 10 साल के बाद पिक्चर रिलीज हो रही है। बिल्कुल। और सांगी साहब, वो आप शायद सांगी सरने में गुजराती हो गया, तो जनरली वो मारवाड़ी और गुजराती लोगों में होता है ना, बेटी की शादी, बहन की शादी, उस दिन जो है ना वो वाला माहौल होता है। बट आप चेयर अप करिए, बिल्कुल आपके IPO को तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं हमारी, आपकी कैपिटल मार्केट की ये इनिंग है बड़ी जबरदस्त साबित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे कारट्रेड के टॉप मैनेजमेंट जिनसे हमने बातचीत की कंपनी के IPO के बारे में। और इशू आज से खुला है, आप चाहें तो 9 शेयरों के लॉट में आप पैसा लगा सकते हैं। 1585 और 1618 ये है प्राइस बैंड कंपनी का।